आफ्टरनून में क्लास में मैंने आपको ये सब समझा दिया था। आफ्टरनून की क्लास में हमने ये सब पढ़ लिया था कि व्हाट आर कोफैक्टर्स, कि कोफैक्टर्स किसको बोलते हैं। मैंने आपको समझाया था कोफैक्टर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स एक्चुअली में नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। क्या है ये कोफैक्टर? देखिए जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं एपोएंजाइम, जो प्रोटीन पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं एपोएंजाइम, लेकिन जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हमने कोफैक्टर नाम दिया था। और ये जो कोफैक्टर्स होते हैं या जो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इट रिमेन बाउंड टू एंजाइम। मतलब ये नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन, क्योंकि देखिए हम बेसिकली क्या मानते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीनेशियस हैं, तो इसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको हमने एंजाइम माना है, हमने प्रोटीन वाले पार्ट को एंजाइम माना है। तो ये जब कोफैक्टर्स जो एक्चुअल में नॉन प्रोटीन्स हैं, जब वो प्रोटीन वाले पार्ट यानी एंजाइम जिनको हम मान के चल रहे हैं उनके साथ जब बाइंड हो जाएंगे तो ही प्रोटीन वाला पार्ट एक्टिव हो पाता है, तभी वो एंजाइम एक्टिव हो पाता है। तो यहाँ लिखा है कि जो कोफैक्टर्स हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट्स हैं जो बाउंड रहते हैं, जो बंधे हुए रहते हैं एंजाइम्स के साथ में जाकर जुड़ जाते हैं, बन जाते हैं। एंड यही है वो जो प्रोटीन वाले पार्ट को यानी एंजाइम्स को कैटालिटिकली एक्टिव बनाते हैं। मतलब अगर कोई एंजाइम कॉन्जुगेट एंजाइम है, उसमें ये पार्ट है एपो एंजाइम, ये एपो एंजाइम भले ही एंजाइम है लेकिन अभी ये एक्टिव नहीं होगा। और जैसे ही इसके साथ में कोफैक्टर आकर के जुड़ेंगे, जैसे ही इसके साथ में कोफैक्टर आकर के जुड़ेंगे वैसे ही ये एपो एंजाइम यानी प्रोटीन पार्ट वाला एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और अब हम कहेंगे कि हमारा पूरा एंजाइम अब कैटालिटिकली एक्टिव है, ठीक है। तो तीन तरह के कोफैक्टर्स होते हैं, तीन तरह के कोफैक्टर्स होते हैं जो प्रोटीन पार्ट के साथ में जुड़ जाते हैं। तीन तरह के कोफैक्टर्स हैं जो प्रोटीन पार्ट के साथ या एपो एंजाइम के साथ में जुड़ जाते हैं। ये तीन तरह के कोफैक्टर्स देखिए कौन कौन से हैं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पढ़ाने के बाद, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर मैं आ जाऊंगी क्वेश्चन आंसर राउंड पर। सबसे पहला कोफैक्टर जिसको हम बोलते हैं उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहते हैं उसको? उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। नाउ प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप में आते हैं। पहले देखिए मैं अब आपको पढ़ाने जा रही हूँ कोफैक्टर। कोफैक्टर ये नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़कर उस प्रोटीन पार्ट को एक्टिवेट करेगा। अंडरस्टूड? तो पहला पहला कोफैक्टर जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप? किसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एक्चुअली में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एपो एंजाइम के साथ टाइटली जुड़े हुए रहते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। तो देखिए ये एपो एंजाइम है, इसके साथ अगर टाइटली जुड़ा हुआ है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम इसको बोलेंगे कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है और ये एपो एंजाइम के साथ में टाइटली बाउंडेड है। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम पर ऑक्सीडेज, फॉर एग्जाम्पल एक और एंजाइम है उसका नाम है कैटालेज। इन दोनों एंजाइम्स में, ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं? ये दोनों एंजाइम्स हेल्प करते हैं इन ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब टूटता है तो इसमें से वाटर निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है। फिर से पेरोक्सीडेज नाम का एंजाइम भी हेल्प करता है, कैटालेज नाम का एंजाइम भी हेल्प करता है। और ये जब हेल्प करते हैं तो उनके हेल्प का बोलते हैं कि कैटालिसिस कर रहे हैं, तो ये कैटालाइज कर रहे हैं। तो ये जो पेरोक्सीडेज नाम का एंजाइम है, कैटालेज नाम का एंजाइम है, ये कैटालाइज करते हैं, चलाते हैं रिएक्शन को आगे। और वो कौन सी रिएक्शन को आगे चला रहे हैं? कि वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में और ऑक्सीजन में। तो इन दोनों के दोनों ये जो एंजाइम्स मैंने नाम लिए पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा होगा? इनके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हीमो। क्या होता है? हीम होता है, हीम होता है। क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? प्रोस्थेटिक ग्रुप इनमें हीम होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोस्थेटिक ग्रुप का कोई एग्जांपल दीजिए तो आप बोलोगे हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीम क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एंजाइम्स के साथ जुड़ेगा। अगर ये हीम हटा दोगे ना, इसमें से हीम नाम का प्रोस्थेटिक ग्रुप हटा दोगे तो पर ऑक्सीडेज और कैटालेज नाम के एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो परऑक्सीडेज और कैटालेज में हीम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो इनके साथ में टाइटली जुड़ा रहता है और वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ये देखिए ये हीम का स्ट्रक्चर है जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। बी वेरी क्लियर टू दिस पॉइंट, बनाने को नहीं आएगा। तो ये हमने पढ़ा कोफैक्टर। कोफैक्टर हमने सॉरी पहला कोफैक्टर था प्रोस्थेटिक ग्रुप। किसको बोला हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप? प्रोस्थेटिक ग्रुप हमने बोला किसको? प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एपो एंजाइम के साथ में टाइटली जुड़े रहते हैं। चलिए ठीक है, इतना आ गया समझ में। दूसरा है कोएंजाइम। कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये एपो एंजाइम के साथ में टाइटली जुड़े हुए नहीं रहते हमेशा। ये एपो एंजाइम के साथ केवल तब जुड़ते हैं जब ट्रांजिशन होना होता है, जब ट्रांजिशन होना होता है, ठीक है, जब ट्रांजिशन होना होता है। अंडरस्टूड? तो कोएंजाइम जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये एपो एंजाइम के साथ में बिल्कुल टाइटली नहीं जुड़ते। ये एपो एंजाइम के साथ केवल और केवल तब जुड़ते हैं जब कैटालिसिस होना होता है, यानी जब ट्रांजिशन होना होता है, जब कैटालिसिस होना होता है या जब ट्रांजिशन होना होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट एसोसिएशन, यानी कोई चीज अगर किसी चीज के साथ एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के साथ केवल तब एसोसिएट होता है जब ट्रांजिशन होना है, जब चेंज होना है, तो इस एसोसिएशन को हम कहते हैं ट्रांजिएंट एसोसिएशन। तो कोएंजाइम्स भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एपो एंजाइम के साथ केवल और केवल तब जुड़ते हैं जब कैटालिसिस होना है या जब ट्रांजिशन होना है, और इस तरह का एसोसिएशन कहलाता है ट्रांजिएंट एसोसिएशन। क्या कहलाता है? ट्रांजिएंट एसोसिएशन कहलाता है, ठीक है। आगे लिखा है कि जो कोएंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स जो हैं वो असिस्ट करते हैं, कोएंजाइम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं एंजाइम्स को। तो कोएंजाइम एंजाइम के साथ कब जुड़ रहे हैं? केवल तब जुड़ रहे हैं। या एंजाइम का मतलब क्या है? या एंजाइम का मतलब है एपो एंजाइम। तो कोएंजाइम एपो एंजाइम के साथ में कब जुड़ रहे हैं? केवल तब और तब जब रिएक्शन होना है। और ये कोएंजाइम एंजाइम्स को हेल्प करते हैं कि भाई एंजाइम तुम अपना काम कर लो, तुम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में चेंज कर लो, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो ये जो कोएंजाइम है ना, ऐसा नहीं कि कोएंजाइम एक ही एंजाइम के साथ जाकर के जुड़ते हैं, ये कई तरीके के एंजाइम्स के साथ जाकर के जुड़ सकते हैं। सो दे कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। और क्या करते हैं? ये चेंज कर देते हैं सबस्ट्रेट की फॉर्म को, और ये सबस्ट्रेट को चेंज कर देते हैं इनटू प्रोडक्ट्स। ये सबस्ट्रेट को चेंज कर देते हैं इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। आगे देखिए, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो कोएंजाइम्स क्या काम कर रहे हैं? कोएंजाइम्स एक्टिवेट कर रहे हैं एंजाइम्स को। जब तक कोएंजाइम्स उनके साथ जाकर के नहीं जुड़ेंगे, जो एपो एंजाइम है वो एक एक्टिव एंजाइम में चेंज नहीं होगा। तो स्पेसिफिकली कोएंजाइम जो है फंक्शन क्या कर रहे हैं, उनका काम क्या है? ये एक्टिवेट कर रहे हैं एंजाइम्स को। या हम ये कह सकते हैं कि जो कोएंजाइम्स हैं वो एक्ट करते हैं एज कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूलर ग्रुप्स। एक्चुअली में ये कोएंजाइम्स क्या हैं? कोएंजाइम्स जो हैं अपने साथ लेकर के जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये अपने साथ लेके जाते हैं अलग अलग मॉलिक्यूलर ग्रुप्स को, और जाकर उसको किसके साथ में एडजस्ट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं एपो एंजाइम्स के साथ। देखिए आप जब 10th क्लास में थे तो आपने नाम सुना था NADP, NAD, निकोटिनामाइड, एडिनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। तो ये सब क्या थे? ये कोएंजाइम्स थे। ये वो कंपाउंड्स हैं, ये वो चीजें हैं जो एंजाइम, कोएंजाइम नाम से पता चल रहा है, कोएंजाइम जो एंजाइम के साथ मिलकर के रहे, जो एंजाइम के साथ जुड़ के रहे, उसको हम कोएंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो ये कोएंजाइम्स जब आके जुड़ते हैं तो ये अपने साथ क्या लेकर आते हैं? अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेकर आते हैं, अपने साथ अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेकर के आते हैं, और ये आकर के एपो एंजाइम को एक्टिव बना देते हैं। और ये जो कोएंजाइम्स की हम बात कर रहे हैं, इनका सोर्स होते हैं विटामिन्स। विटामिन्स आर द सोर्सेज ऑफ कोएंजाइम्स। तो ये जो कोएंजाइम्स हैं ये कोफैक्टर का काम करते हैं इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो एंजाइम से चलती हैं, और उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कोएंजाइम्स की है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एसेंशियल कंपोनेंट जो है इन कोएंजाइम्स के क्या है? विटामिन्स। यानी कोएंजाइम्स किसके बने होते हैं? कोएंजाइम्स को बनाने में विटामिन्स का बहुत रोल है। फॉर एग्जाम्पल एक कोएंजाइम है, फॉर एग्जाम्पल एक कोएंजाइम है, उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल कोएंजाइम है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। एक कोएंजाइम है उसका नाम है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और एक दूसरा कोएंजाइम है NADP, ठीक है। इसके बस सब कुछ वही है, NAD का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें आप P और लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। बस इन दोनों कोएंजाइम्स के अंदर विटामिन है नायसिन। अगर आप इनका नायसिन विटामिन निकाल दोगे ना तो ये कोएंजाइम बेकार हो जाएंगे, और ये कोएंजाइम अगर बेकार हो गए, ये कोएंजाइम का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ में लेकर आना। ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेकर आते हैं और फिर रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं,
ठीक है, देखिए फिर से हमने पढ़ा प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और जो कोएंजाइम पढ़ा वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है हमेशा एपोएंजाइम के साथ में टाइटली बाउंडेड रहते हैं, जुड़े ही रहते हैं, जबकि कोएंजाइम्स जो होते हैं ये एपोएंजाइम के साथ में जुड़े नहीं होते। ये केवल तब एसोसिएट होते हैं एपोएंजाइम के साथ जब ट्रांजिशन होना होता है, जब कोई चेंज होना होता है, जब ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है। ठीक है, और ये कोएंजाइम्स क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। अंडरस्टूड। और ये जो कोएंजाइम्स होते हैं इनका सोर्स क्या है, विटामिन। अगर विटामिन निकाल दोगे इसमें से सारे कोएंजाइम्स खराब हो जाएंगे, सारे कोएंजाइम्स खराब हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक कोएंजाइम है NAD और NADP, ये आपको देखने को मिलेंगे जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस करवाऊंगी, जब मैं आपको चैप्टर करवाऊंगी 13th चैप्टर फोटोसिंथेसिस, वहां पर आपको NADP यहाँ पर सुनने को मिलेंगे। तो ये कोएंजाइम्स होते हैं और इनका मेन कॉन्स्टिट्यूट है नाइसिन नाम का विटामिन। तो ये हम बात कर रहे हैं, हम ये सब क्या है, ये एंजाइम्स, कॉन्जुगेट एंजाइम्स, ये वो एंजाइम्स हैं जिनमें प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हुआ है। पहला नॉन प्रोटीन पार्ट हमने पढ़ा प्रोस्थेटिक ग्रुप, और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट मैंने आपको पढ़ाया कोएंजाइम। तीसरा नॉन प्रोटीन पार्ट जो मैं है वो आपको पढ़ाने जा रही हूँ मेटल आयंस, यानी एपो एंजाइम्स जो प्रोटीन पार्ट है उसके साथ में क्या जुड़ जाते हैं, उसके साथ में मेटल आयंस जुड़ जाते हैं। अब देखिए, अब मैं एक और चीज बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये एपो एंजाइम है, इसके साथ में मैंने जोड़ दिया मेटल आयंस को, और एक तरफ ये मेटल आयंस क्या करते हैं, मेटल आयंस एपो एंजाइम के साथ जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। फिर से सुनिए, ये एपो एंजाइम है, दिस इज एपो एंजाइम। एपो एंजाइम के साथ मैं नॉन प्रोटीन पार्ट जोड़ रही हूं, और वो नॉन प्रोटीन पार्ट है मेटल आयन। तो मेटल आयन जो है वो एपो एंजाइम के साथ कैसे जुड़ा है, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आपने सुने होंगे ना, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो मेटल आयंस एपो एंजाइम के साथ जुड़ते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। अब यही मेटल आयन दूसरी तरफ जुड़ जाएंगे सबस्ट्रेट के साथ। दूसरी तरफ ये किसके साथ जुड़ जाएंगे, सबस्ट्रेट के साथ, और सबस्ट्रेट के साथ भी जुड़ते हैं फिर विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अंडरस्टूड। तो देखिए हमें क्या समझ में आया, एक तरफ एपो एंजाइम, एक तरफ सबस्ट्रेट, बीच में अपना मेटल आयन इधर भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ रहा है, इधर भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ रहा है। तो इस तरह से मेटल आयन ने एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट को जोड़ दिया और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, मेटल आयंस जो होते हैं ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद द एंजाइम। अच्छा, एंजाइम में भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, एंजाइम में आपको पता है ना एक्टिव साइट्स होती हैं। अच्छा, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये एपो एंजाइम है, तो एपो एंजाइम किसका बना है, एपो एंजाइम प्रोटीन का बना है। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के, और अमीनो एसिड में साइड चेन्स होती है ना, NH2 चेन, COH चेन। तो ये जो साइड चेन्स, ये साइड चेन्स आपको कहाँ मिलेंगी, ये साइड चेन्स अमीनो एसिड की साइड चेन्स होती हैं, और ये मिलती हैं एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स। एंड एट द सेम टाइम ये मेटल आयन जो है ये फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल, बस ये पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर राउंड पर आ रही हूँ, ये पढ़ाने के बाद आई एम कमिंग बैक टू क्वेश्चन आंसर राउंड। फॉर एग्जांपल जिंक एक कोफैक्टर माना जाता है, कौन से एंजाइम के लिए, एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन्स को तोड़ने वाला एंजाइम। जिन बच्चों को मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा चुकी हूँ, सबसे पहला मैंने चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम ही लिया था, जिन बच्चों को मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा चुकी हूँ उनको पता होगा इस एंजाइम के बारे में। इस एंजाइम का नाम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या नाम है इसका, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और ये एंजाइम जो है प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है। जो एंजाइम प्रोटीन को तोड़ते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इस एंजाइम को एक्टिव कौन बनाता है, इस एंजाइम को एक्टिव बनाता है ये जिंक। तो जिंक जो है एक तरफ इस एंजाइम के साथ जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और दूसरी तरफ ये जिंक जुड़ेगा सबस्ट्रेट के साथ। और ये सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पर, ये सबस्ट्रेट यहाँ पर प्रोटीन है। ठीक है, तो देखा जाए मतलब प्रोटीन को तोड़ना है ना, तो जिंक जो है वो कोफैक्टर माना जाता है किस एंजाइम का, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कॉमन लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं CPA। क्या कहते हैं, CPA,
कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बोलते हैं। एंड ये जो सीपीए है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन या इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। तो ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है इसके पास जिंक जो है वो कोफैक्टर है, और ये जिंक नाम का जो कोफैक्टर है ये क्या करता है, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को हेल्प करता है, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रोटीन को तोड़ दे। तो ये कैसे तोड़ा जाता है, देखिए प्रोटीन को तोड़ा जा रहा है, तो प्रोटीन में क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं ना, अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड्स में एक तरफ NH2 ग्रुप होता है और एक तरफ COH ग्रुप होता है। तो ये कोफैक्टर्स जो है जिंक आयंस, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को एक्टिव बनाते हैं, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करता है, जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो COH ग्रुप होता है, उस COH ग्रुप के कार्बन को तोड़ता है। कार्बन टूटा, कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा, पूरा COH टूट गया, और पूरा COH टूट गया मतलब अमीनो एसिड भी ब्रेक हो गया। तो देखो इट कंटेन जिंक आयंस एज कोफैक्टर्स, और जिंक आयन किस चीज में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन हाइड्रोलिसिस ऑफ, देखिए मैं जब भी वर्ड यूज करूं आप समझ जाइए, पानी भी यहाँ पर यूज हो रहा है। हाइड्रोलिसिस होता है, वाटर की हेल्प से तोड़ा जाता है कार्बन को। कार्बन कहां पर है, इन COH ग्रुप। COH ग्रुप कहां है, प्रेजेंट इन वन ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ अमीनो एसिड। ये COH अमीनो एसिड के एक साइड में यहाँ पर है, ऑन वन हैंड साइड। तो ये प्रोटीन्स को अगर तोड़ रहे हैं मतलब अमीनो एसिड को तोड़ना पड़ेगा, और अमीनो एसिड को तोड़ना है तो ये जाकर सीधा अटैक करता है अमीनो एसिड के COH ग्रुप पर। COH ग्रुप को ये तोड़ते चले जाते हैं। एक प्रोटीन है ना, बहुत बड़ा प्रोटीन है, उसमें कितने सारे अमीनो एसिड्स हैं, तो ये सारे अमीनो एसिड जो एक लाइन से लगे हुए हैं सबके COH को वो तोड़ता चला जाता है। COH अगर टूटते चले गए तो प्रोटीन टूटता चला गया। तो इस तरह से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम के एंजाइम में से जिंक नाम के आयन का Zn2+ आयन अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, जिंक के आयन का अगर किसी वजह से भी लॉस हो जाए, तो भैया पूरी की पूरी जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम का जो एंजाइम है उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बेकार हो जाएगी, यानी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज अब प्रोटीन्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो लॉस ऑफ दिस जिंक आयन विल डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ CPA। ये CPA की यानी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की एंजाइमेटिक एक्टिविटी को खत्म कर देता है। एज एंजाइम कॉमनली फॉलो द लॉक एंड की मैकेनिज्म, जो क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो एक थ्योरी पर काम करते हैं, और उस थ्योरी को हम कहते हैं लॉक एंड की थ्योरी। जैसे हर एक लॉक के लिए उसकी अपनी की होती है, वैसे उसका अपना एंजाइम होता है। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम का अगर एंजाइम खत्म हो गया, खराब हो गया, बेकार हो गया, तो उस जगह पे जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ लिखा है अगर जिंक आयन खराब हो गया तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम खराब हो गया, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम की अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटी खत्म हो गई, बेकार हो गई, CP अगर बेकार हो गया, तो फिर प्रोटीन भी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है लॉस ऑफ दिस जिंक आयन विल डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ CPA। क्यों, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो कॉमनली फॉलो करते हैं लॉक एंड की थ्योरी या लॉक एंड की मैकेनिज्म को, और विच डिमांड्स अनऑल्टर्ड स्ट्रक्चर, और वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर में बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम का जो एंजाइम है अगर आपने उसका जिंक हटा दिया तो मतलब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का स्ट्रक्चर बेकार हो गया। एक चाबी है, उस चाबी को अगर आप थोड़ा सा भी तिरछा कर दो, टेढ़ा कर दो, तो क्या वो चाबी ताले में लग पाएगी, नहीं लग पाएगी ना। बस वही चीज है, आप अगर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का अगर आप स्ट्रक्चर जरा भी खराब कर दोगे, उसमें से जिंक आयन निकाल दोगे, तो चाबी बेकार हो गई। अब वो चाबी जो है वो ताले को नहीं खोल पाएगी। तो ऐसे अगर आपने कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का अगर जिंक आयन उसमें से खत्म कर दिया ना, तो वो जो चाबी है, वो जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम का एंजाइम है, वो ताले को नहीं खोल पाएगा, यानी वो प्रोटीन्स को चेंज नहीं कर पाएगा, प्रोटीन्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्योंकि लॉक एंड की मैकेनिज्म ये कहता है कि जो एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, चाबी का स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। चाबी जरा भी टेढ़ी मेढ़ी हुई, चाबी मतलब एंजाइम, तो ताला नहीं खोल पाओगे, यानी ताला मतलब सबस्ट्रेट को नहीं खोल पाओगे, सबस्ट्रेट को चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमने 3 कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा, और ये तीनों कोफैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ये एंजाइम को एक्टिव रखते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी का लॉस हो जाता है, यानी एंजाइम्स अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी खो देंगे जब कोफैक्टर को आप रिमूव कर दोगे फ्रॉम द एंजाइम। तो कोफैक्टर ही वो चीज है जो कि एपो एंजाइम को एक्टिव कर रहा है, और एपो एंजाइम अपना काम कर पा रहा है। और कोफैक्टर्स जो है वो 3 तरह के हैं, ठीक है। तो अभी आपको जितना पढ़ाया केवल उतना पूछूंगी। सो आई एम कमिंग बैक टू क्वेश्चन आंसर राउंड।
बहुत समझ के धीरे धीरे एक एक लाइन में से क्वेश्चन बना रही हूँ, आंसर दीजिएगा. सो नाउ क्वेश्चन आंसर राउंड.